नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पूरे देश से तमाम जगह से मेरे पास मेल आ रहे हैं, संदेशे आ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हिमाचल का एग्जिट पोल क्यों नहीं दिखाया जा रहा। चुनाव हिमाचल के और गुजरात में बहुत अंतर है, तो भाई हर राज्य का जब एग्जिट पोल आ जाता है तो हिमाचल का क्यों नहीं आ रहा। लोग जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के सारे सारे बड़े उद्योग उठा के गुजरात में क्यों भेज दिए गए। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि गुजरात में क्या होने जा रहा है। तो मैंने आपके इतने सारे सवाल, दर्शकों के इतने सारे मेल मैसेजेस, तो मुझे लगा कि मैं आज एक ऐसे शख्स को तलाश करूं जो मुझे बता सके कि हिमाचल का एग्जिट पोल क्यों नहीं आ रहा, क्या प्लान है गोदी मीडिया का, क्या कारण है कि महाराष्ट्र की इंडस्ट्री गुजरात चली गई, महाराष्ट्र में उसका क्या रिएक्शन है, महागाड़ी पे क्या रिएक्शन है, और गुजरात का चुनाव, गुजरात क्या चाहता है। मैंने बहुत सोचा कि मैं कौन व्यक्ति मुझे ऐसा विमर्श दे सकता है और कौन व्यक्ति सच बता सकता है। सबसे बड़ी बात, सवाल सच की है। इस दौर में कौन सच बोल सकता है, क्योंकि देश की सारी मीडिया पे तो अब लगभग सब मीडिया पे अंबानी और अडानी का कब्जा है। अंबानी का पैसा, अडानी का जूता है, तो ये लोग कुछ बोलने नहीं देंगे। तो मैंने जब लेंस लगा के देखना शुरू किया तो मुझे एक नाम नजर आया जो हिमाचल का सच बता सकता है, जो गुजरात का सच बता सकता है और जो महाराष्ट्र का सच बता सकता है। मुझे पता है कि मैं नाम लूंगा उससे पहले आप नाम समझ गए होंगे। जी बिल्कुल सही समझे, अशोक वानखेड़े। देश की राजनीति पे सबसे निर्भीकता से बोलने वाले, सबसे दबंगी से बोलने वाले, सबसे ज्यादा सच बोलने वाले अशोक वानखेड़े जी आज मेरे साथ हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका। मैंने भूमिका में बताया कि लोग इतने सवाल कर रहे हैं और मेरे को बताने में अक्षम हूं कि क्या होने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अशोक जी, हिमाचल के और गुजरात के चुनावों में बहुत समय था, काफी अंतर था। एग्जिट पोल पे रोक क्यों लगाई गई? क्या डर था एग्जिट पोल को लेकर चुनाव आयोग का कि एग्जिट पोल आ गया तो यहां गड़बड़ हो जाएगा? देखिए संजय जी, जनरली रूल ये है, कानून ये कहता है कि जब तक सारे फेजेस के चुनाव समाप्त नहीं हो किसी राज्य में, यदि किसी राज्य में 4 या 5 फेज के चुनाव हो या 2 फेज के चुनाव हो, तो जब तक आखिरी फेज का अंतिम वोट नहीं डलता तब तक एग्जिट पोल नहीं आना चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल हो सकता है एक मार्केटिंग टूल के तहत कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका यूज करे। यहां तक तो समझ में आता है। लेकिन हिमाचल का चुनाव तो एक झटके में हो गया, एक फेज में हो गया। और जिस दिन चुनाव हुआ 12 तारीख को, उसी दिन शाम को 6 बजे के बाद, और शाम को यदि वोटर की लंबी लाइन लगी हो तो आखिरी अंतिम वोट यदि 7 बजे लगता है तो 7 बजे बाद, जनरली 7 बजे तक निपट ही जाता है मामला। 7 बजे एग्जिट पोल अलाउ करते हैं। लेकिन इस बार बड़ी मतलब इंस्टीट्यूशंस की, आज जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बुलडोज नहीं होना चाहिए, सेशन एक ही क्यों हुए, शक्तिहीन क्यों है, ये तमाम सवाल उठे क्यों? ये सवाल इसलिए उठते हैं, जो एग्जाम्पल है, जनरली जब 2 राज्य चुनाव 1 महीने के अंतराल से होते हैं तो ऐसे कई हमने देखे हैं कि 5-5 राज्यों के चुनाव इकट्ठा हुए हैं, और वो 5 राज्यों के चुनाव भले ही विधानसभा में 1-2 महीने का फर्क है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास वो मैंडेट है कि आप अर्ली पोल करवा सकते हो, आप उस डेट के बाद का पोल नहीं करवा सकते हो। यदि करना है तो फिर आपको कारण देना होता है कि चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं होने की वजह से ऐसा हुआ है। जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव साथ में होने थे, पिछली बार भी साथ में होने थे, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है केंद्र में, अक्सर गुजरात के चुनाव बहुत कॉशियसली होते हैं। हिमाचल में स्थिति ठीक नहीं है। हिमाचल में जब बाई इलेक्शंस हुए तो उस बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में सुपड़ा साफ हो गया। वो ज्यादा 1 साल पहले की बात है, और तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये केंद्रीय नीतियों के कारण हम हारे हैं, हमारा कोई इसमें दोष नहीं। हिमाचल में अल्टा पलटी होती है। हिमाचल में इस बार बीजेपी वीक कंडीशन पे थी, हिमाचल में कांग्रेस आने का चांस था। ऐसे में दूसरी ओर गुजरात था। गुजरात में स्थिति बहुत ही बिकट है बीजेपी के लिए। 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी है।
जिसको प्रधानमंत्री रोज पानी पी पी के कोसते हुए कहते हैं कि ये प्रो इनकम्बेंसी है। अरे भाई, प्रो इनकम्बेंसी है तो आपको 36 सभाएं लेने की जरूरत क्या है? जिसका देश में जितने राज्य है उसके हिसाब से गुजरात छोटा राज्य है। आपके उत्तर प्रदेश से तो आधा ही है, 182 का हाउस है, 26 लोकसभा है। लेकिन जितनी सभाएं उत्तर प्रदेश में नहीं हुई उसकी ज्यादा सभाएं गुजरात में लेनी पड़ रही है। गुजरात के उस सुपुत्र को गृह मंत्री वहां ठान माने बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है, और कुल मिला के इन सभाओं में इमोशनल कार्ड ही खेले जा रहे हैं। ये सारा इस बात का तरफ इंडिकेट करता है, रेखांकित करता है कि गुजरात में स्थिति बहुत विकट है। ऐसे में यदि एग्जिट पोल आ जाते और एग्जिट पोल ये बताते कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है हिमाचल में, तो 1-2% का स्विंग, जो फेंस दीवार पे बैठे हुए जो वोटिंग होता है, जिसको जो कभी भी पलट सकता है, जीतने वाले की तरफ जाता है, वो वोटिंग फर्क हो सकता है। और वर्तमान में आधे % का वोट का भी गुजरात में रिस्क लेने के लिए भाजपा तैयार नहीं है। उसके 2-3 मुख्य कारण हैं। ये चुनाव सिर्फ गुजरात के नहीं है, ये गुजरात के चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के, इस देश के और 2024 के चुनावी निर्णय को इंपैक्ट करने वाले होंगे। उसको यदि मैं 3 स्टेजेस में आपको समझाऊं, या तो यहां पे बीजेपी 140 सीटें पे आएगी। यदि बीजेपी 140 सीटों पे आती है, मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं, तीनों सिचुएशन गुजरात की बात कर रहे हैं ना हम गुजरात में। हाँ, गुजरात में यदि 140 सीटें आती है तो फिर आने वाले लोकसभा में राजनाथ सिंह, गडकरी वगैरह के टिकट कटना तय है। अरे बाप रे! क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जिस ताकत के साथ फिर केंद्र में उतरेंगे और बताएंगे कि मैं क्या ब्रांड हूं, 27 साल बाद भी 140 पे ले जाने की औकात रखता हूं, ये नरेंद्र मोदी का चेहरा है। क्योंकि प्रचार में भी यही बोल रहे हो कि आप उम्मीदवार मत देखो, कमल पे बटन दबाओ, वोट मेरे पास आएगा। गुजराती अस्मिता की बात हो रही है, गुजरात के सुपुत की बात हो रही है, गुजरात को औकात दिखाने की बात हो रही है, गुजरात को नीच कहा यह बात हो रही है, गुजरात को मौत का सौदागर कहा यह बात हो रही है। तो बेचा वहां पे नरेंद्र मोदी का चेहरा जा रहा है। तो 140 सीटें आने पे तो जिस हिसाब से खुंखार बन के नरेंद्र मोदी जी आएंगे, उसमें कई लोगों का सुपड़ा साफ होगा। और यदि ये सीटें 95, 92 तक आती है या 100 से नीचे रह जाती है, तो फिर राजनाथ सिंह, गडकरी सेफ होंगे। ये सिर्फ इस बात का ढिंडोरा पिटेंगे कि इतने सालों के बाद भी हमने रिपीट किया, इसका मतलब लोगों का हम पे विश्वास है। ये इस बात पे नहीं जाएंगे कि 2002 से लेकर लगातार हमारी सीटें घट रही है, ये क्यों घट रही है, और कांग्रेस जिसका कोई वजूद नहीं, उसकी सीटें क्यों बढ़ रही है, इसका जवाब इनके पास नहीं रहेगा। वो सिर्फ इसी बात का कहेंगे, कुछ भी हो जाए जीत तो गए, कुछ भी हो जाए जीत तो गए। अब तीसरी सिचुएशन है, यदि सीटें 80 पे आ जाती है, मतलब चुनाव हार जाते हैं, तब भी एन केन प्रकरण सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बीजेपी सरकार चुनाव जीतती है तो सरकार बनाती है, और चुनाव हारती है तो यकीनन सरकार बनाती है। ये उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन यदि वो 80 पे, बड़ी जबरदस्त लाइन है आपकी, ये बड़ी जबरदस्त। मैंने वही नहीं कहा संजय जी। और यदि 80 पे आने के बाद गुजरात में यदि सरकार नहीं बनती, तो फिर 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा क्या, इस पर प्रश्न चिन्ह रहेगा। क्योंकि जो आपने बोया वही काटना पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बन के गए थे, उस समय केशुभाई पटेल से क्या गलती हुई थी? सिर्फ एक बाई इलेक्शन केशुभाई पटेल हार गए थे। एक उपचुनाव हारने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि अब गुजरात के चुनाव हम जीत ही नहीं सकते, क्योंकि एक बाई इलेक्शन इस बात का इंडिकेटर है कि गुजरात में हम खत्म हो गए। मुख्यमंत्री बदलना बहुत जरूरी है। एक बाई इलेक्शन हारने पे यदि आपने मुख्यमंत्री बदल दिया, तो आपका होम स्टेट यदि आप हार जाते हो, सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होते हो, तो आपके घर में ही आपके ब्रांड ने यदि मार खाया, तो ये ब्रांड क्या हमें 2024 में चुनाव जितवाएगा? क्या गुजरात का मॉडल यदि गुजरात में ही फेल हो गया, तो ये क्या देश के स्तर पे बेचा जा सकता है क्या? फिर एक जो स्लीपिंग वॉल्केनो जिसको कहते हैं,
निद्रा स्थित एक ज्वालामुखी बना हुआ है बीजेपी, उसके अंदर सब लावा धगधगा रहा है। वो कब विस्फोट होगा, वो एक जगह देख रहे हैं लावा का निकलने की। गुजरात के चुनाव हारने का मतलब जो लावा का विस्फोट होगा और बीजेपी में जो विद्रोह के स्वर उमटने लगेंगे, वो आप सोच भी नहीं सकते कि कल तक जिसके सामने लोग नतमस्तक होते थे, लोग उनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि एक बात में इतनी लोगों से बात होती है, सांसदों से बात होती है, कैबिनेट मंत्रियों से बात होती है, अधिकारियों से बात होती है, ऑफिस बेरर से बात होती है। बीजेपी के कई लोग ऑफ द रिकॉर्ड इसी खंधे पे सर रख के आंसू बहाते हुए कहते हैं कि निजात कब पा देंगे, बहुत परेशानी हो रही है। तो उस परेशानी के लिए जगह मिलेगी। तो ये तीन चीजें मैंने आपको दिखाई। तो ये तीन अशोक, चीजों में नरेंद्र मोदी जी किसी भी हालत में कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं, इसलिए उन्होंने बाकायदा दो कारण थे। एक तो एग्जिट पोल इसीलिए होने नहीं दिया कि यदि वहां पे एग्जिट पोल में बीजेपी हारती है तो यहां इंपैक्ट पड़ेगा 1 या 2% का, यहां तो 1.1% की रिस्क लेने को तैयार नहीं। दूसरी बात, जो पटेल साहब का, सरदार पटेल जी का जन्मदिन था, मतलब जयंती थी, उसका आयोजन, और एक आदिवासी, एक बहुत बड़े आदिवासी के वॉरियर थे, आदिवासी के लिए भगवान माने जाते, राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे उनका वो जयंती थी। ये दोनों जयंतियां उन्हें सरकार के खर्चे पे करनी थी। यदि ये दोनों जयंतियां इलेक्शन हिमाचल के साथ गुजरात का टाइम टेबल अनाउंस होता तो आचार संहिता लगती और ये उनके खर्चे में जाता। वो जितना खर्चा कर सकते थे उन्होंने किया, जितने अनाउंसमेंट करने थे वो कर लिए। इसीलिए इसी चीजों को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि भाई सेशन के जैसा भी तो काम करो, अपनी ताकत भी तो दिखवाओ। कहीं तो आप ये बताओ कि आप सरकार के प्रेशर के सामने आ नहीं रहे हो, कहीं तो ये बताओ कि सरकार आपका एडवांटेज नहीं ले रही है। ये मेरी बात नहीं है, ये संविधान पीठ ने कहा है 5 जजों के, जो टिप्पणियां मैं आपके सामने ला रहा हूं। यही कारण था कि एग्जिट पोल होने नहीं दिया। अशोक जी, अगर वो बेचारे टीएन शेषन की तरह अपनी ताकत दिखाएं, लवासा ने दिखाने की कोशिश की थी, तो पत्नी के खिलाफ जांच, बेटे की कंपनी में ईडी पहुंच गई, तो अब वो चुनाव आयोग की भी समस्या ना। एनके सिंह जी थे आज मेरे साथ, वो बता रहे थे कि वो एक लाइन बड़ी अच्छी बोले कि या तो चुनाव आयुक्त के पद के बाद गवर्नर बन जाओ या ईडी की जांच झेलो। ये डर भी तो रहता होगा ना। सवाल है, आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही, मैं उसको कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि आदमी जिसका चुनाव होना है, चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के लिए या मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए, वो कार्यशैली उसकी अच्छी होनी ही चाहिए, साथ में उसका कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए और उसमें ये ताकत भी होनी चाहिए कि वो सरकार के प्रेशर के सामने झुके नहीं। संजय जी, पत्रकारिता आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, डर ईडी का आपको भी है, मुझे भी है। लेकिन यदि हमें इस बात का विश्वास है, हमारा दिल साफ है कि हमारे पीछे कोई रेले नहीं है, जीवन में हमने एक भी नंबर 2 का काम नहीं किया, हमने हमारी जरूरतें कम करी है और एक अच्छी जिंदगी जीने का प्रयास किया और एक अच्छी पत्रकारिता देने का प्रयास किया, तो फार्म हाउस मुझे भी अच्छा लगता है, चार्टर्ड में घूमना मुझे भी अच्छा लगता है, और मर्सिडीज गाड़ी किसको बुरी लगती है? क्यों आप ऑटो में घूमोगे? क्यों आप फार्म हाउस नहीं जा सकते? क्यों आप अपने बच्चे का बर्थडे 5 स्टार में सेलिब्रेट नहीं कर सकते? ये तमाम बातें हैं संजय जी, या तो वो करिए या आत्मसम्मान के साथ रहिए। जिसने अपना आत्मसम्मान बरकरार रखा वो शेषन हो जाता है, जिसने आत्मसम्मान के साथ कॉम्प्रोमाइज किया फिर वो बंदर जैसा नाचता है। और तमाम संस्थाएं, तमाम ब्यूरोक्रेसी, कई जगह तो जुडिशियरी भी, माफ कीजिएगा मुझे, आपको नाचते हुए दिखाई देती है। अशोक जी, एक बहुत भयंकर बात की आज आपने, मेरे ख्याल से पिछले कई दिनों का सबसे बड़ा विस्फोट है ये जो राजनीति में आज आपने कहा है कि अगर 140 सीटें आई, सी वोटर का सर्वे कह रहा है कि गुजरात में बहुत लहर है, 135 140 सीटें आ सकती हैं। कई चैनल के सर्वे कह रहे हैं गुजरात में हो भी सकता है। तो अगर गुजरात में 135 140 सीटें आई, आपने कहा, तो गडकरी और राजनाथ का टिकट कट जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को गडकरी से और राजनाथ सिंह से इतनी परेशानी है क्या? संजय जी, राजनीति एक पिरामिड जैसा है, ऊपर अल्टीमेटली जगह एक की ही है।
और वो जिस जगह पे बैठा है वो किसी भी हालत में वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं। और जो नीचे खड़े हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि ऊपर की जगह कैसे मिले। राजनीति में ही नहीं, पत्रकारिता में भी, उद्योग में भी यह युद्ध आपको दिखने को मिलेगा। जब रिलायंस का बंटवारा होने के पहले मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी दोनों में से एक को हेड बनना था, बनना दोनों चाहते थे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, दोनों के, रिलायंस के दो टुकड़े हो गए। महाराष्ट्र के मराठों की राजनीति में जब संभाजी के पुत्र औरंगजेब के कब्जे में थे, मुगलों के कब्जे में थे, और फिर संभाजी के सौतेले भाई जब वहां पे राजा बनके बैठे हुए थे और फिर उनकी मृत्यु हो गई, उनके पत्नी ने अपने बेटे के नाम से वहां राज्य चालू किया, ताराबाई ने, तो मुगलों ने संभाजी के बेटे को छोड़ दिया। जब संभाजी महाराज के बेटे चले गए तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता संभाजी और उसके बाद मैं, राजा तो मैं हुआ, मैं मुगलों के कैद में था तो आप टेम्परेरी जगह पे थे। अल्टीमेटली मराठी साम्राज्य के दो टुकड़े हुए, एक सातारा में राजधानी बनी और दूसरी कोल्हापुर में राजधानी। ये मैं आपको इतिहास का उदाहरण देता हूं, ये मैं आपको वर्तमान का उदाहरण दिया मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर का, ये आपको अखबारों में उदाहरण मिलेगा। जब अमर उजाला में झगड़े हो गए तो अमर उजाला के कई एडिशन आपस में बट गए। ये मीडिया का देख लीजिए आप कि फिर नागपुर एडिशन किसी के पास हो जाता है, एक एडिशन किसी के पास हो जाता है। इंडियन एक्सप्रेस बड़ा, इंडियन एक्सप्रेस बटा तो ऐसे ही बटा, भास्कर बटा तो ऐसे ही बटा। उसके बाद राजनीति में आए तो राजनीति में दो पॉलिटिकल पार्टी तो हो नहीं सकती, क्योंकि अब बीजेपी डिवाइड तो होगी नहीं, इतना दम तो इनमें भी नहीं है। तो ये इंतजार करेंगे कि साहब की कुर्सी कैसी ली जाए। यदि साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ना तय ही नहीं हुआ तो फिर वहां विद्रोह होगा, या फिर टिकट बंटवारे में साहब की कम चलेगी, क्योंकि फिर बोलेंगे कि भाई साहब आप ज्यादा मत बताइए, आपके वजह से तो हम डूब गए, अब हमारी सुनिएगा। यदि बीजेपी 2024 में 200, 120, 220, 230, 240 तक आ जाती तो फिर एनडीए की मदद पड़ेगी। वर्तमान में जो एनडीए सरकार में है वो एनडीए ऑब्लिगेटरी है, मजबूरी नहीं है। चलो आप हमारे साथ है इसलिए हम आपको एक आध मंत्रालय दे देते हैं, लेकिन जब 220, 240 पे आओगे तो वो मैजिक फिगर देने के लिए आपको एनडीए के घटक दल मजबूरी होंगे। जब आपकी मजबूरी होंगे तो फिर उनकी ताकत बढ़ेगी, फिर वो तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन चाहिए, तो फिर वो अपनी चॉइस का आदमी लाएंगे। ये ऐसे गुजरात में, ऐसे कई जगह, राजस्थान में खासकर हमने अक्सर देखा है। भैरव सिंह शेखावत के समय भी भैरव सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री इसलिए बनाना पड़ता था क्योंकि इंडिपेंडेंट बोलते थे यदि उनको नहीं बनाया तो हम कुछ नहीं करेंगे। गहलोत का भी वही दाव था। इस बार यदि इंडिपेंडेंट ने कह दिया कि गहलोत को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा तो बनाना पड़ा। तो ऐसा कुछ 2024 में हुआ। तो ये सारी सिचुएशंस में बता रहा, ये सिचुएशन हम स्टडी करते हैं तो मोदी जी स्टडी कर रहे होंगे ऐसा नहीं है, अमित शाह के नजर में ये स्टडी होगा ऐसा नहीं होगा। एक ब्यूरोक्रेटिक सर्कल है जो बार बार आपके मुख्यमंत्री मतलब योगी आदित्यनाथ जी को भी बताते हैं कि साहब यदि 120, 130 में आए तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब आप ही का नाम है, यूपी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के दावेदार होते हैं सबसे पहले। तो मोदी, योगी जी भी चाह रहे होंगे कि 80 की जगह 40 सीटें आ जाए। आप किसी भी हालत में 300 तक नहीं पहुंचे तो हर एक की दुकान, हर आदमी अपने हिसाब से माल भर रहा है दुकान में। ये अंदरूनी, एक बार आप सत्ता कंटिन्यूअस 5-10 साल रहो तो अंदर ही अंदर आपकी अभिलाषाएं, आकांक्षाएं बढ़ती है। क्या नरेंद्र मोदी जी की आकांक्षा नहीं बढ़ी? क्या नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनते समय लगातार प्रधानमंत्री पर टारगेट नहीं था उनका? और उन्होंने तो प्रधानमंत्री की गद्दी अपने गुरु के पीठ पे पैर रख के पाली। यहाँ तो कोई नरेंद्र मोदी किसी के गुरु थोड़ी है। ये तो बोलेंगे भाई तू बराबर मैं बराबर, तेरे पहले मैं अध्यक्ष था, तू मुख्यमंत्री था, गडकरी कहेंगे। राजनाथ सिंह बोलेंगे मैं तो गडकरी के पहले अध्यक्ष बना था भाई, सीनियर हूं मैं तो, और मुख्यमंत्री रह चुका हूं यूपी का। गडकरी के पास तो वो भी नहीं है मुख्यमंत्री पद, मैं डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुका हूं, मेरे पास है, मैं क्यों नहीं? योगी आदित्यनाथ कहेंगे अरे आप छोड़ो, आपका समय निकल गया, वर्तमान में तो मैं चला रहा हूं उत्तर प्रदेश, इतने बड़े सूबे का मैं हूं तो मैं क्यों नहीं? तो ये तमाम जो अभिलाषाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, अब ये दिखने लगी है, इनके बातों से दिखने लगी है। इसीलिए गुजरात का चुनाव, गुजरात के नतीजे, ये मोदी के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। ये मात्र एक राज्य का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का छोड़ दीजिए,
विधानसभा चली भी गई तो लोकसभा केंद्र में सरकार है, तो वो महाराष्ट्र में सरकार नहीं तो भी क्या हुआ, महाविकास आघाड़ी की शरद पवार की सरकार थी, ठीक बात है। सेना की सरकार थी, लेकिन त्राही त्राही कर रखा था इन्होंने उसको। तो हाँ, गुजरात में कल कांग्रेस की सरकार भी आई तो भी त्राही त्राही करवा सकते हैं। लेकिन बिल्कुल सही सवाल बात। सरकार को गिराने का और सरकार को बनाने का नहीं है, सवाल है ब्रांड वैल्यू का। और मोदी जी को अपना ब्रांड वैल्यू बनाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में नरेंद्र मोदी का ब्रांड मार खा गया, ये बात मानिए आप। हाँ, जिस अयोध्या पे आप बहुत इतरा रहे थे, वो अयोध्या का मंदिर का काम चालू होने के बाद भी अयोध्या में सबसे कम सीटें मिली है बीजेपी। उसके बाद जो बनारस, जो प्रधानमंत्री का अपना लोकसभा क्षेत्र है, उन्होंने बड़ा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी दे दिया। 3 दिन वहां रहे, गली कूचे रेलवे स्टेशन कोई जगह नहीं छोड़ी घूमने की। इसके बाद 54 में से 27 सीटें समाजवादी पार्टी ले गई। इसका मतलब ब्रांड आपका मार खा गया। ये भला हो पूर्वांचल का, भला हो मायावती के बीएसपी का, जिनकी कृपा से आज वहां यूपी सत्ता में है। ये भाजपाई वाले जानते हैं, ये मोदी जी भी जानते हैं, ये अमित शाह भी जानते हैं। इसलिए अब ये जो गाड़ी पे डेंट पड़ा है, इसका डेंटिंग पेंटिंग गुजरात में होगा। बिल्कुल ठीक और यदि बात है। गुजरात में डेंटिंग पेंटिंग की जगह और बड़ा डेंट पड़ गया तो तो मुश्किल गाड़ी हो जाएगी। स्क्रैप में जाएगी, गाड़ी स्क्रैप हो जाएगी। ये बात ये तय है। आपकी आपकी लाइनें बड़ी अच्छी होती हैं। अब आखिर में हम लोग महाराष्ट्र में पूछते हैं 2-3 सवाल अशोक जी। महाराष्ट्र के बड़े-बड़े इंडस्ट्री उठा के गुजरात में चली गई। तो महाराष्ट्र के अंदर इस बात को लेके विरोध नहीं है, इतने रोजगार खत्म हो गए, इतना व्यापार खत्म हो गया, और है तो क्या होगा पार्लियामेंट में? सबसे ज्यादा सीटें आती हैं यूपी के बाद। मैं संजय जी आपको करेक्ट करना चाहूंगा। महाराष्ट्र से उद्योग उठ के गुजरात नहीं गए, महाराष्ट्र में डकैती हुई है। महाराष्ट्र में आने वाले प्रोजेक्ट लूट लिए गए हैं। मैं ये बात मानता ही नहीं कि महाराष्ट्र का वर्तमान मुख्यमंत्री शिंदे इतने मूर्ख होंगे, कि देवेंद्र फडणवीस इतने मूर्ख होंगे कि उनको मालूम था ये प्रोजेक्ट चला गया गुजरात, इसके बाद भी पत्र लिख रहे हैं एमओयू साइन करने कब आ रहे हो। एक मुख्यमंत्री एक कारपोरेट सेक्टर को पत्र तब लिखता है एमओयू का, और उस पत्र के एक दिन पहले एक पत्र आता है वेदांता से, अग्रवाल साहब से, कि हम आपके यहां आने को तैयार है, सिर्फ आप केंद्रीय सरकार का, केंद्र सरकार का और आपके कैबिनेट का एंडोर्समेंट करवाइए। उसके एवज में पत्र लिखते हैं शिंदे साहब, केंद्र सरकार का एंडोर्समेंट हम पूरा प्रयास करेंगे और मेरी कैबिनेट आपका वेलकम करती है, आप एमओयू साइन करने के लिए आइए। 35,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है, लैंड फाइनल होती है, और ऑल ऑफ अ सडन खबर आती है कि मुख्यमंत्री गुजरात ने एमओयू साइन कर लिया। उस एमओयू साइन होने के 5 दिन पहले अग्रवाल साहब प्रधानमंत्री जी को दिल्ली में मिलते हैं। वर्तमान सरकार के पास ये शब्द नहीं बताने के लिए। जब फडणवीस ने कहा अरे हमको पहले ही मालूम था, वो तो उधर ही तय था उनका जाना, यदि तय था तो फिर मूर्खों जैसे पत्र क्यों लिख रहे थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बेइज्जती क्यों कर दी। मेरा मुख्यमंत्री इतना दिमाग से बदतर है कि उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, और वो लेटर लेके जा रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मतलब किसी लड़की के यहाँ रिश्ते के लिए आप वो शगुन भेज रहे हो और पता पड़ा उसने तो कोई और एंगेजमेंट कर लिया, आपको पता ही नहीं, आप शगुन भेज रहे हो उसके यहाँ। क्योंकि उस लड़की के यहाँ से भी मैसेज था कि भाई साहब शादी हमको तैयार है, सब कुछ तय है, बस थोड़ा सा आप देख लीजिए कि हम इतना खर्चा नहीं कर पाएंगे। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इधर लड़के वाले ने बोला खर्चा भी हम करेंगे, आप हाँ तो कहो, और पता पड़ा वहां एंगेजमेंट हो गई। इतने मूर्ख तो ये भी नहीं है, क्योंकि किसी ने टेटुआ दबाया है। दूसरा टाटा का प्रोजेक्ट एविएशन का प्रोजेक्ट है। एविएशन में इस देश में सबसे बढ़िया काम यहां कहीं हो रहा था तो नागपुर के मिहान में हो रहा था। वहां बोइंग का सर्विस सेंटर आ रहा था। नागपुर इस देश का सेंट्रल एरिया पड़ता है, बड़े बड़े एविएशन कंपनी वहां आ रही थी, ताकि देश में कहीं से भी प्लेन कोई रिपेयरिंग करना हो, कुछ होगा तो एक बड़ा हब वहां चालू हो रहा था। इवन जो राफेल के लिए अनिल अंबानी की जो कंपनी की बात हो रही थी सरकारी कृपा से, उसमें भी नागपुर उसने चॉइस था कि यदि हम इसको सेंटर खोलेंगे, बेस खोलेंगे तो नागपुर खोलेंगे। टाटा का नागपुर से कोई दुश्मनी नहीं है, टाटा का पूरा बिजनेस मुंबई में है, टाटा का ओरिजिन मुंबई में है। बॉम्बे हाउस जो टाटा की बिल्डिंग है, जो मेन हेडक्वार्टर है, वो मुंबई में है। उनकी दुश्मनी मुंबई से क्या हो सकती है। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है टाटा का जहां मुंबई में उन्होंने बोला और गलत किया।
इसके बावजूद सारा सर्वे होने के बाद भी टाटा का प्रोजेक्ट चला गया, वो 23,000 करोड़ का था। सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट 1,50,000 करोड़ का था। और फिर उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जाके मिलते हैं तो मोदी जी ने कहा कि अब क्या करें, अब हम आपको दूसरे प्रोजेक्ट देंगे इससे भी बड़े। और 1.5 लाख करोड़ और 26 लाख करोड़ से बड़ा प्रोजेक्ट, 2,000 करोड़ का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बजाते हुए आए। वो भी प्रोजेक्ट नहीं है, वो एक सेंटर है, जैसा जो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है, ऐसे कॉम्प्लेक्स है। उसके पहले एक ड्रग पार्क था, वो भी चला गया गुजरात। सवाल ये है कि हमारे प्रोजेक्ट किसी और राज्य में जाए तो समझ में आते, गुजरात में क्यों चले जाते हैं? हाँ, और गुजरात में जाने के बाद चुनाव में क्यों ये बोल बार बार दोहराया जाता है कि देखिए नरेंद्र मोदी है तो बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए, इसका मतलब टेटुआ दबा के ही लेके आए। तो हाँ। महाराष्ट्र में ये प्रोजेक्ट बेच दिया, सत्ता का मक्खन खाने के लिए महाराष्ट्र का नुकसान किया। और संजय भाई, ये एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है, इसके पीछे एक अर्थमेटिक है। मैं आज आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, जीएसटी में कलेक्शन में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है और गुजरात चौथे या 5वें नंबर पे आता है। कल ये सेमीकंडक्टर का यूनिट यदि गुजरात में लगता है तो जो सेमीकंडक्टर गुजरात से चलेंगे बन के, वो सारा जीएसटी गुजरात को मिलेगा। ये 23,000 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं है एरोप्लेन का। जब एक एक प्लेन 5-5, 10-10 हजार करोड़ का प्लेन बिकेगा, उस पे जो जीएसटी मिलेगा, वो जीएसटी का नुकसान है। ये आने वाले 100 साल तक महाराष्ट्र पे मार करेगा। इतना बड़ा नुकसान महाराष्ट्र को हुआ, ये जब जनता को पता पड़ा है तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और शिंदे गुट के शिवसेना के नेता ये लोगों को फेस कर नहीं पा रहे। लोग बोलते हैं कि तुमने बेच दिया, अपनी मुख्यमंत्री पद बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए आपने बेच दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान सुधांशु करते हैं, उसकी निर्भसना आप नहीं कर सकते क्योंकि आप बीजेपी के हैं। अब तो आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का भी नाम बेच दिया। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही कह रहे हैं आप। शुक्रिया अशोक जी, आपने आज तीनों राज्यों के जो चित्रण किया, और मेरे दर्शकों की बड़ी इच्छा थी मैं आपको एक आध बार हफ्ते में परेशान करता रहूंगा कि दर्शक इंतजार करते हुए अशोक जी नहीं आए। स्वागत है, शुक्रिया अशोक जी, धन्यवाद। स्वागत। तो ये थी अशोक वानखेड़े से चर्चा हिमाचल, गुजरात, महाराष्ट्र की, और मुझे यकीन है आपको राजनीति के कई नए आयाम पता चले होंगे। देखते रहिए 4 PM। रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, गोदी मीडिया नहीं है, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करिएगा। उत्तर प्रदेश की खबरों को देखने के लिए 4 PM यूपी, बिहार की खबरों को देखने के लिए 4 PM बिहार, और गुजरात की खबरों को देखने के लिए 4 PM गुजरात को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।